एक इंसान जो अपने देश के आयुर्वेद पे इतना भरोसा करता था कि वो मरते दम तक अपने इलाज के लिए स्वदेशी दवा की जिद कर रहा था। एक इंसान जो अगर आज जिंदा होता तो हमारे देश के लगभग सभी बड़े क्षेत्रों में अपनी स्वदेशी चीजों का दबदबा होता। ये नोटबंदी तो 2016 में की गई थी, लेकिन वो इंसान 2010 के पहले से 1000 और 500 के नोट बंद करने के बारे में कह रहा था ताकि भ्रष्टाचार पे रोक लगा सके। उनका कहना था कि मेडिकल क्षेत्र में भारत का आयुर्वेद सबसे पुराना और सबसे ज्यादा असरदार है। उस इंसान का नाम था राजीव दीक्षित। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में यूपी के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर हुआ था। लोग उनको प्यार से राजीव भाई कहकर बुलाते थे। दीक्षित की शुरुआती पढ़ाई वैसे ही हुई है जैसे सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की होती है। राजीव ने पहले इलाहाबाद से बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की है। हालांकि इस मुद्दे पर भी विवाद है कि आईआईटी कानपुर ने बताया कि राजीव नामक कोई छात्र उनके यहाँ से पास्ट में पास आउट होकर नहीं निकला, लेकिन कुछ रिपोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि राजीव वहाँ से पढ़े हुए थे। उन्होंने कुछ समय भारत के वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम भी किया। उसके बाद वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। इसी बीच उनकी प्रतिभा के कारण CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी उन्हें मिला था। खैर, हम आज उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी योग्यता के बारे में नहीं, बल्कि उन्होंने जो देश के लिए किया उन्हें जानेंगे। राजीव दीक्षित दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से काफी प्रभावित थे। राजीव कहते थे कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है राष्ट्र सेवा। इसके मायने, पैमाने और तरीके उनके खुद के इर्जाद किए हुए थे और वो यही करते रहे। वो चाहते तो विदेश की किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी सैलरी की नौकरी कर सकते थे, लेकिन उनको देश की सेवा करनी थी। उन्होंने 1991 में आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। इसके तहत वो अपने देश में बनी चीजें अपनाने और इस्तेमाल करने का आह्वान किया करते थे। गाय के गोबर से ईंधन बनाने और गौरक्षा की बात करने वाले राजीव के राष्ट्रवाद की अवधारणा काफी हद तक RSS के राष्ट्रवाद की अवधारणा से मिलती जुलती थी। एमटेक करने के बाद से उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया। खुद को गांधीवादी कहने वाले राजीव ने 13,000 से ज्यादा व्याख्यान किए थे, जिसके बाद इनके 6 लाख से ज्यादा समर्थक होने का दावा किया जाता है। अपने व्याख्यानों में ये भारत के शानदार इतिहास का जिक्र करते हुए सब कुछ स्वदेशी रखने का आग्रह करते थे। पिछले 20 वर्षों में राजीव भाई ने भारतीय इतिहास से जो कुछ सीखा उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। दीक्षित ने लोगों को अंग्रेज भारत क्यों आए थे, उन्होंने हमें क्यों गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और उद्योगों को कैसे नष्ट किया और किस तरह नष्ट किया, इस पर विस्तार से जानकारी देते थे ताकि हम फिर से गुलाम ना बन सके। आज भारत में लगभग 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां व्यापार करके हमें लूट रही है। राजीव ने उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। देश में सबसे पहली विस्तृत स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची तैयार करके स्वदेशी अपनाने का उन्होंने आग्रह प्रस्तुत किया था। 1991 में डंकल प्रस्ताव के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति की और रैलियां निकाली थी। उसके बाद दीक्षित ने कोका कोला और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्यवाही की थी। राजीव का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों का अनुकरण है, जिसे बदलने की जरूरत है। भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकियावेली की देन बताने वाले राजीव के मुताबिक एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ड था। यहाँ की जुडिशरी और लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसा है, जिसके कई कानून भारतीयों का अपमान करने वाले हैं और इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव का मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। इनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले दीक्षित 500 और 1000 के नोट उस समय में बंद करने की सलाह दिया करते थे। इनके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन है, जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ले जा रहे हैं। राजीव कहते थे कि देश के
विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। भारत में राम राज्य स्थापित करने के दूर समर्थक राजीव के मुताबिक भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद आधारित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि एलोपैथी शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इससे पैसा भी विदेश चला जाता है। उनके मुताबिक विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और देश का पैसा बाहर चला जाता है। उनका कहना था कि विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर भारतीयों को बेचती है और भारत का पश्चिमीकरण हो रहा है। अपने कैंप्स में उन्होंने भारतीय कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कंपनी भारतीय है और कौन नहीं। 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी पर राजीव का मानना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था, जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया था। राजीव लंबे समय तक इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे थे। अमेरिका में हुए 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को राजीव खुद अमेरिका द्वारा कराया गया हमला मानते थे। अमेरिका में लॉन लेंटर सोसाइटी ने इस बात को उठाया था और राजीव इसका समर्थन करते थे। राजीव के मुताबिक यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए कर दिया गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा सके और नए नाम की वजह से भारतीयों को लगेगा कि ये एक भारतीय कंपनी है और वो इसका सामान खरीदने में हिचकेंगे नहीं। राजीव का दावा था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है। बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने देश में या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन करवाया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरवा देंगी। राजीव का ये भी दावा था कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है और उसकी चर्बी का इस्तेमाल होता है। वो ये भी कहते थे कि कोका कोला में तेजाब होता है और वो असल में एक टॉयलेट क्लीनर है। अपने एक व्याख्यान में राजीव ने यह भी दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने उनके साथ बातचीत में ये स्वीकार किया था कि उनकी आंतें पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी, जिसका बाद में ऑपरेशन हुआ था। राजीव के मुताबिक अमिताभ ने यह भी कहा था कि इसी वजह से उन्होंने पेप्सी पीना और इसका प्रचार करना बंद कर दिया था। अपने एक व्याख्यान में राजीव ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र के बुलावे पर वो महाराष्ट्र में एक व्याख्यान करने गए थे, जहां उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा कि क्या वो लक्स से नहाती है, तो हेमा ने जवाब दिया कि वो लक्स से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है। तो राजीव ने उनसे पूछा कि वो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती, तो हेमा ने कहा कि अगर बता दिया तो सारी औरतें हेमा जितनी खूबसूरत हो जाएंगी। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कहने से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती है तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता है। मैंने कहा क्या डर लगता है? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। दीक्षित के मुताबिक अमेरिका जम्मू कश्मीर को कैप्चर करना चाहता था और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसा देता था ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम कर सके। राजीव का एक व्याख्यान है जिसमें वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और दोनों एडवीना के पीछे पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि एडवीना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। उनके मुताबिक जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडवीना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया था। साल 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव से हुई थी, जो उस समय योग को देश में फैलाने के लिए अग्रसर थे। अब स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथाक प्रयास किया था। 10 वर्षों के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की थी। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया था। बाबा रामदेव भी राजीव के व्याख्यानों से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योगपीठ में करवाई ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से पूरे देश की जनता तक पहुंच सके। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया था। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी और देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे थे। उनके व्याख्यान इतनी सरल भाषा में होते थे कि जिनको समझना बड़ा आसान था। उनके व्याख्यानों से देश के लोगों को भारत का वास्तविक इतिहास और स्वदेशी की महत्ता का पता चला था। उन्होंने इस भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो भारत को अनेक वर्षों से लूट रही थी।
उनको राजनीतिक पार्टियों से भी आपत्ति थी और उन पर खुलकर प्रहार करते थे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपने व्याख्यान दिए थे। भारत स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने के दौरान राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ ली थी कि हम केवल कुशल लोगों को ही मतदान करेंगे, हम दूसरों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत से पहले आस्था चैनल पर राजीव दीक्षित और रामदेव दोनों के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते थे। दोनों ने कुछ वक्त तक साथ में काम किया। दोनों साथ ही आस्था और संस्कार जैसे चैनलों पर आते जाते थे। कहा जाता है कि जिसके बाद दोनों में विवाद होने स्टार्ट हो गए थे। राजीव के कुछ समर्थक दावा करते हैं कि रामदेव राजीव की लोकप्रियता से घबरा गए थे और फिर उन्होंने राजीव के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह पर व्याख्यानों के बाद जब 30 नवंबर को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। राजीव के साथ मौजूद लोगों और डॉक्टर्स का दावा है कि वो लगातार एलोपैथी इलाज के लिए मना कर रहे थे। राजीव के साथ के लोगों ने बाबा रामदेव पर सनसनीखेज आरोप लगाया कि उन्होंने ही राजीव जी को मरवाया था, जिससे रामदेव साफ इनकार करते हैं। रामदेव के मुताबिक उस दिन उनकी राजीव से बात भी हुई थी और उन्होंने राजीव से कहा था कि परेशानी ज्यादा है, ऐसे में उन्हें एलोपैथी इलाज ले लेना चाहिए, लेकिन राजीव नहीं माने। हालांकि रामदेव के दो स्टेटमेंट मौजूद है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की। उसके भाई को उसके पास बैठा रखा था, भिलाई में उसका भाई उसके साथ था, वो जिमी थे उसका भाई भी। 1 घंटे तक समझाया, 1 घंटे तक। राजीव के समर्थकों का दावा है कि मौत के बाद राजीव की बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराए जाने की भी जिद की, लेकिन बाबा रामदेव ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हिंदू धर्म में बॉडी की कब्जा नहीं की जानी चाहिए और समर्थकों की नहीं सुनी गई। साथ ही राजीव की बॉडी को वर्धा ले जाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम ले जाया गया और वहीं उनको अग्निदाह दिया गया था। राजीव का मौत अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं बाबा रामदेव के जीवन पर लिखी पुस्तक गॉडमैन टू टाइकून, जिसकी लेखिका प्रियंका पाठक नारायण जी थी, जिन्होंने बाबा रामदेव के जीवन की सभी सत्य घटनाओं को अद्भुत पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत किया था। उसमें बाबा के सभी अच्छे बुरे कामों का जिक्र किया गया था, लेकिन बाबा ने सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस किया। इस पुस्तक में मेरी छवि को खराब करने की बातें हैं, जिसके बाद इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था। मौत के 6 साल बाद भी फेसबुक और यूट्यूब पर राजीव के नाम से कई पेज चलाए जाते हैं। इन पेजों पर राजीव के नाम से बहुत कुछ पोस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें सब कुछ सच नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी बातों को भी राजीव के नाम से पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर राजीव के समर्थक खुलेआम तो नहीं, लेकिन घूम फिरा कर आज भी जरूर रामदेव को उनकी मौत के जिम्मेदार बताते हैं। राष्ट्रवाद और स्वदेशी में यकीन रखने वाले कई घरों में राजीव अब भी देखे और सुने जाते हैं। इंटरनेट पर इनके ढेरों वीडियो और ऑडियो मौजूद है, जिन्हें लोग सुनते और उस पर यकीन भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से हुई या फिर किसी साजिश में? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।